नमस्कार। आज हम पौधों के अंदर चलने वाले उस इनक्रेडिबल इंजन को समझने वाले हैं जो उन्हें जिंदा रखता है। हम प्लांट फिजियोलॉजी के 5 सबसे जरूरी चैप्टर्स को एक साथ मिलाकर देखेंगे ताकि नीट की तैयारी के लिए एक बिल्कुल क्लियर और मजेदार गाइड मिल सके। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे पौधे के प्लम्बिंग सिस्टम से, फिर देखेंगे कि वो अपना ईंधन यानी मिनरल्स कैसे लेता है। इसके बाद हम चलेंगे उसकी किचन में, जहां वो धूप से खाना बनाता है। फिर समझेंगे कि उस खाने से एनर्जी कैसे निकलती है, और आखिर में देखेंगे कि पौधे का केमिकल कमांड सेंटर यानी उसके हार्मोन्स कैसे उसके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि एक पौधा असल में जिंदा रहता कैसे है, मतलब एक नन्हे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बनने तक आखिर कौन सी पावर है जो उसे चलाती है। इस सवाल का जवाब छिपा है पौधे के अंदर चलने वाली कई सारी इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस में, और इन सब की कहानी शुरू होती है पौधे के एकदम बेसिक यानी उसके प्लम्बिंग सिस्टम से। चलिए आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। जरा सोचिए, एक पौधे की पूरी जिंदगी एक बहुत ही कमाल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर टिकी होती है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पानी को जड़ों से खींचकर पत्तियों तक ले जाता है और फिर पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अब ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, वो एक ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पर चलता है जिसे हम कहते हैं जल विभव या वाटर पोटेंशियल। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद। जैसे गेंद हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ जाती है, वैसे ही पानी भी हमेशा ज्यादा एनर्जी मतलब हाई पोटेंशियल वाली जगह से कम एनर्जी यानी लो पोटेंशियल वाली जगह की तरफ अपने आप बहता है। सिंपल। अब ये जो थियरी स्क्रीन पर है ना, ये सच में कमाल की है। कभी सोचा है कि पौधे बिना किसी मोटर के पानी को सैकड़ों फीट ऊपर कैसे खींच लेते हैं? इसका जवाब है कोहीजन टेंशन थियरी। और हाँ, ये नीट का एक फेवरेट टॉपिक है। ये थ्योरी बस 4 सिंपल स्टेप्स में बताती है कि कैसे पत्तियों से पानी के उड़ने से एक खिंचाव पैदा होता है और वही खिंचाव पानी के पूरे कॉलम को ऊपर तक खींच लेता है। अच्छा, पानी तो मिल गया, लेकिन सिर्फ पानी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? पौधों को अपना ईंधन भी तो चाहिए, और इसके लिए पौधे एक मास्टर केमिस्ट की तरह काम करते हैं। वो मिट्टी से जरूरी मिनरल न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं और फिर उनसे अपनी जरूरत की हर चीज बना लेते हैं। अब देखिए, पौधों की ना एक फिक्स्ड डाइट होती है। कुछ न्यूट्रिएंट्स उन्हें ज्यादा मात्रा में चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और कुछ चाहिए बहुत कम मात्रा में, वो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और सबसे जरूरी बात, अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो गई तो पौधे का ग्रोथ रुक सकता है। और हाँ, ये वो टॉपिक है जहां से नीट में सीधा सवाल आता है, तो इस पर तो स्टार मार्क लगा ही लीजिए। सारे मिनरल्स में से नाइट्रोजन साइकिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे हवा में जो इतनी सारी नाइट्रोजन है जो पौधे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे बैक्टीरिया कैसे एक यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये साइकिल सिर्फ पौधों के लिए नहीं, बल्कि धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज के लिए फंडामेंटल है। तो ठीक है, पौधे के पास अब पानी भी है और मिनरल्स भी, मतलब खाना बनाने का सारा सामान तैयार है। अब वक्त है खाना पकाने का, और ये हमें ले आता है दुनिया की सबसे जरूरी प्रोसेस पर, प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधे की अपनी सोलर पावर्ड फूड फैक्ट्री। एंगलमैन का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था। उससे हमें ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा नीली और लाल रोशनी में होती है, और इससे एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि जिस रंग की लाइट को क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा सोखता है या एब्जॉर्ब करता है, ठीक उसी जगह पर सबसे ज्यादा एक्शन यानी फोटोसिंथेसिस भी होता है। अब जो लाइट रिएक्शन होती है ना, वो जेड स्कीम को फॉलो करती है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है, उसे लाइट से एनर्जी मिलती है और वो एक्साइट हो जाता है। फिर वो अपनी एनर्जी एटीपी बनाने में खर्च कर देता है और थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन फिर उसे दोबारा लाइट से एनर्जी मिलती है और वो फिर से एक्साइट होकर एक और पावर पैक्ड मॉलिक्यूल बना देता है, NADPH, ऊपर नीचे और फिर ऊपर। इसीलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। अच्छा, तो फिर बाकी पिगमेंट्स का क्या काम है? क्या वो सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं? बिल्कुल नहीं, वो क्लोरोफिल ए के बॉडीगार्ड्स की तरह हैं। वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसे क्लोरोफिल ए नहीं कर पाता, और सारी एनर्जी उसे पास कर देते हैं। और साथ ही वो मेन पिगमेंट को ज्यादा लाइट से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। मतलब ये फैक्ट्री को एकदम स्मूथली चलाते रहते हैं। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। लाइट रिएक्शन के ना 2 रास्ते होते हैं। पहला है नॉन साइक्लिक, जो जी स्कीम वाला रास्ता है। इसमें एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन
सब कुछ बनता है। लेकिन कभी कभी सेल को सिर्फ एटीपी चाहिए होता है, तब वो एक शॉर्टकट लेता है जिसे कहते हैं साइक्लिक पाथ। इसमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है, बस। लाइट रिएक्शन तो हो गई, अब आते हैं डार्क रिएक्शन पर, जहां असल में CO2 से खाना बनता है। और ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये तो समझ लीजिए कि नीट के लिए गोल्ड माइन है। इसमें C3 और C4 पौधों की तुलना की गई है। C4 पौधे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक वेस्टफुल प्रोसेस से बच जाते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पौधे की मेहनत से बनाई एनर्जी बस बर्बाद हो जाती है। चलो, बहुत बढ़िया, पौधे ने अपना खाना यानी ग्लूकोज बना लिया है। पर अब सवाल ये उठता है कि वो इस खाने को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए एनर्जी में कैसे बदलेगा। यहीं पर एंट्री होती है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो ग्लूकोज के अंदर बंद एनर्जी के ताले को खोलती है, उसे अनलॉक करती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी निकालने का काम 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जो सेल का पावर हाउस है। तो ये पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म से शुरू होकर माइटोकॉन्ड्रिया में खत्म होती है। और इस पूरी मेहनत का नतीजा जबरदस्त। ग्लूकोज के सिर्फ एक मॉलिक्यूल से करीब करीब 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मिलती है। सोचिए, ये कितनी ज्यादा एनर्जी है। इतनी एनर्जी पौधे के हर छोटे बड़े काम के लिए काफी होती है। ठीक है, तो पौधे ने खाना बना लिया, उससे एनर्जी भी निकाल ली, लेकिन अब वह अपने ग्रोथ को, अपनी फ्लावरिंग को और मौसम के हिसाब से खुद को मैनेज कैसे करता है? इसके लिए पौधे के पास अपना एक केमिकल कमांड सेंटर होता है। वो केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स का एक बहुत ही एडवांस्ड नेटवर्क इस्तेमाल करता है। और ये जो समरी टेबल है, ये तो रिवीजन के लिए प्योर गोल्ड है। इसे अच्छे से देख लीजिए। इसमें 5 मेन प्लांट हार्मोन्स और उनके सबसे जरूरी काम दिए गए हैं। एक तरफ है ग्रोथ बढ़ाने वाले हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, और दूसरी तरफ है स्ट्रेस हार्मोन ABA, जो मुश्किल समय में पौधे की रक्षा करता है। पौधे सिर्फ अपने अंदर के सिग्नल्स पर ही नहीं, बल्कि बाहर के माहौल पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि दिन और रात की लंबाई। इसी को कहते हैं दीप्तिकालिता। और यही चीज तय करती है कि किसी पौधे को साल के किस खास समय पर फूलना है ना? कमाल की बात, कितना स्मार्ट सिस्टम है। तो इन सभी प्रोसेसेस को समझने का मतलब सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि पौधा एक कितना ज्यादा कनेक्टेड और डेलिकेट सिस्टम है। जहां एक भी चीज गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो एक पल के लिए रुककर उस इनक्रेडिबल इंजन के बारे में जरूर सोचिएगा, जो उसके अंदर चुपचाप अपना काम कर रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।